नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना स्पेशल। आज कार्यक्रम में बात करेंगे कोरोना काल में बढ़ते साइबर अपराधों की। साइबर अपराधियों से आप क्यों रहे सावधान और एसबीआई ने अपने ग्राहकों को क्यों किया अलर्ट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में जिंदगी पूरी तरह ऑनलाइन हो गई। नौकरी, पढ़ाई और कारोबार, आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन सुविधाओं ने जहां लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया, तो दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने इस मौके का फायदा उठाकर घर में बैठे लोगों को अपना शिकार बना डाला। लॉकडाउन के दौरान आईटी मंत्रालय से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में सैकड़ों ऐसी वेबसाइट खुली जिनका यूआरएल कोरोना या कोविड-19 से जुड़ा था। साइबर अपराधियों ने सरकारी वेबसाइट से मिलते जुलते नामों से वेबसाइट बनाकर आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। मध्य प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और साइबर एक्सपर्ट वरुण कपूर कहते हैं कि कोरोना काल में साइबर अपराधों में काफी इजाफा हुआ है। वैश्विक महामारी के चलते लोग खौफ और तनाव में हैं और यही कारण है कि वे फिशिंग का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी डर और लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर क्राइम तो बहुत प्रकार के होते हैं और ये सारे घटित हो रहे होंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं है। बट मेरे विचार में जो 2-3 कैटेगरीज थी जिसमें ज़्यादा प्रभाव था, जिसके लिए लोगों को ज़्यादा शिकार होना पड़ा, एक तो था फिशिंग जो क्राइम था वो बहुत ज़्यादा बड़ा इस दौरान। वैसे भी बहुत बड़ा साइबर क्राइम है, वो लगता छोटा है बट है बहुत इंसीडियस जिसे बोलते हैं ना, दिखता नहीं है प्रभाव बट बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट है। क्योंकि ये समय था अभाव का, स्केर्सिटी का, समय था तनाव का, तो ये फिशिंग अटैक और प्रभावी हो जाते हैं। बिकॉज फिशिंग अटैक बेस्ड ही इस पे होते हैं, या तो आपको कुछ डर दिखाते हैं वो, या फिर कुछ प्रलोभन देते हैं और फिर फंसाते हैं, या तो ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस या फ़ोन कॉल, डर या फिर कोई प्रलोभन। तो ये समय भी वही था, एक तो डर का समय था, बहुत स्ट्रेस में थे लोग, बहुत तनाव में थे, महामारी का एक खौफ था, फियर था, और दूसरा था अभाव, छोटी छोटी चीज़ों की नहीं मिल रही थी, हरी सब्जियाँ, दूध। तो इन कारणों को एक्सप्लॉइट करके इन आपराधिक तत्वों ने फिशिंग अटैक को काफ़ी बढ़ाया और उसके बहुत सारे तरीके थे। फ़ोन कॉल से काफ़ी ये कॉमनली किया गया, और क्योंकि लोगों की एक इंस्टिंक्ट रहती है इंसान होने के नाते कि जो आपको दिखता है आप उस पर विश्वास करते हो, ये जो सुनता है आप विश्वास करते हो, बिकॉज आप इंसान, यू कैंट हेल्प इट, यू दैट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और ये वर्चुअल वर्ल्ड में जरूरी नहीं है जो दिखता है वो होता है। असली दुनिया में तो आपने जो देखा आप उस पर विश्वास करते हो, बिकॉज आपने खुद देखा, इसमें भी आपने खुद देखा, बट वो तो दिखाया भी जा सकता है, तो इसीलिए, या सुनाया भी जा सकता है, तो इसीलिए इंसान होने के नाते लोग फंस जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसमें शायद कुछ और पीछे हो इसके, ये असली नहीं हो। तो इसीलिए फिशिंग का इसमें काफ़ी रोल रहा। लोगों को उससे बचना है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि वर्चुअल दुनिया और रियल दुनिया एक नहीं है, आपको ये अलग मानसिकता बनानी है। और अगर फिशिंग से बचना है आपको वर्चुअल दुनिया में, तो उसका एक इलाज सबसे अच्छा है कि अनजान से कोई संपर्क नहीं। वर्चुअल दुनिया में अनजान, या तो कोई एसएमएस हो अनजान सोर्स से, तो कोई लिंक नहीं दबानी। अनजान सोर्स से कोई ईमेल आए तो कोई आपको अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करनी। अनजान सोर्स से कोई फ़ोन आए तो आपको कोई उससे वार्तालाप नहीं करनी। कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए अनजान व्यक्ति का तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब अनजान से कोई संपर्क नहीं, जहाँ तक संभव हो सके। संभव नहीं, वो तो करना ही है आपको। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मोबाइल से लेकर टीवी तक ऑनलाइन रिचार्ज करने की मजबूरी और वेब सीरीज देखने जैसे शौक ने साइबर अपराधियों के काम को और भी आसान बना दिया। कोरोना काल में बड़े बड़े शहरों में तेजी से साइबर अपराध के मामलों में इजाफा हुआ। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में पिछले 2.5 महीने के दौरान साइबर क्राइम की 250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। एसपी साइबर क्राइम जितेंद्र सिंह के मुताबिक साइबर अपराध से जुड़े जो भी मामले दर्ज हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल और आपदा के नाम पर पैसे के लेन देन से जुड़े हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन जो चल रहा है, उसमें आज दिनांक तक साइबर सेल इंदौर को साइबर क्राइम की लगभग 250 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन शिकायतों में प्रमुखता से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें सोशल मीडिया से संबंधित है। विशेषकर फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो या तो हैक किया जा रहा है या फेक प्रोफाइल बनाया जा रहा है, और उससे परिचितों से, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं, उनसे मैसेंजर के माध्यम से
महामारी के नाम से, आपदा के नाम से पैसे की मांग की जा रही है। सबसे ज़्यादा शिकायतें इसी तरह की आ रही हैं। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाएं, अपना पासवर्ड लगातार बदलते रहें, और यदि आपको फेक प्रोफाइल की जानकारी मिले तो तत्काल अपने परिचितों को, अपने कॉन्टैक्ट के लोगों को इस बाबत सूचित करें। यदि आपको कोई मैसेज प्राप्त होता है जिसमें आपका कोई मित्र आपसे मदद मांग रहा है ऑनलाइन, तो कृपया उसको पहले ऑथेंटिकेट कर लें, फ़ोन के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से पहले ऑथेंटिकेट कर लें कि वास्तव में उसको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरे तरह की जो शिकायतें सबसे ज़्यादा आ रही हैं वो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ठगों का, जिसमें आपको बैंक अधिकारी बनकर वो कॉल करते हैं और आपसे आपका कार्ड नंबर लेते हैं, OTP लेते हैं और फिर आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसकी भी काफ़ी शिकायतें हमें मिली हैं। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी और अभी कोरोना काल में भी ऐसी शिकायतें आई हैं। इसके अतिरिक्त जो अधिकतर शिकायतें हैं वो पेटीएम या गूगल पे के KYC अपडेट को लेकर एक लिंक भेजी जाती है और फिर या तो आपसे रिमोट शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे एयरड्रॉइड है, क्विक सपोर्ट है, एनीडेस्क है, इनको डाउनलोड कराकर और आपके फाइनेंशियल डिटेल लेकर आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका UPI लिंक एक भेजी जाती है जिसमें आपको इस विश्वास में लिया जाता है कि आपके खाते में सामने वाले को कुछ पैसा देना है और वो आपसे एक्सेप्ट कराता है और फिर आपके खाते से वो पैसा उल्टा विड्रॉ हो जाता है। इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं। कस्टमर सपोर्ट के नाम से गूगल पे ठगों ने अपने नंबर रजिस्टर कराए हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड का, चाहे वो गैस एजेंसी से संबंधित हो, कार्ड से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, उसका जब कस्टमर केयर नंबर तलाशता है तो गूगल पे जो इस तरह के नंबर हैं ठगों के, वो उनके संपर्क में आ जाता है और वो फिर फाइनेंशियल डिटेल्स लेकर और धोखाधड़ी करते हैं। इसके संबंध में भी यही कहेंगे कि आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस सर्विसेज से संबंधित, उस पर जाएं और वहां से अपना सपोर्ट तलाशें तो बेहतर होगा। साथ ही कोई भी अनजान व्यक्ति आपको लिंक भेजता है या आपसे फ़ोन करके अपने आप को कहीं अधिकारी बैंक का या कुछ और बताता है तो कृपया उनकी बातों में ना आए। अपने फाइनेंशियल डिटेल, विशेषकर अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये किसी से शेयर ना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने से जहां चोरी, लूट और चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों में कमी आई, वहीं अपराधियों ने हाईटेक तरीके से लोगों को अपना शिकार बना डाला। साइबर अपराधी किस हद तक बैंकों की सुरक्षा तंत्र में सेंध लगा चुके हैं, इसको केवल इससे समझा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए बैंकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की सलाह दी। बैंक ने ग्राहकों को अपने पासवर्ड अपडेट करने के लिए भी कहा है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज देवास के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौहान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधों में करीब 86% की वृद्धि हुई है। इनमें स्पैम, ईमेल, डेटा चोरी, वायरस डालना आदि शामिल है। भारत में साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम वर्तमान में देख रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल माह में 86% साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट शामिल है। साइबर अपराध को इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में जाना जाता है। साइबर अपराध में कई प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे कि स्पैम, ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, किसी प्रकार के वायरस को डालना, डेटा की चोरी करना आदि। साइबर क्राइम की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए हमें साइबर लॉ की आवश्यकता पड़ी है। साइबर लॉ पर कोई पृथक से विधि सृजित नहीं की गई है, अपितु इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सम्मिलित है, जो वर्तमान में IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 एक्ट के रूप में जाना जाता है। IT एक्ट की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार उल्लेखित अपवादों को छोड़कर इस कानून के प्रावधान पूरे देश में प्रभावशील है। सूचना तकनीकी कानून जो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है, उसके दायरे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना इंफॉर्मेशन सम्मिलित है। सरकार के विरुद्ध साइबर क्राइम को सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध साइबर आतंकवाद के रूप में जाने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है तो उसे IT एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अनुसार सरकार के खिलाफ साइबर अपराध को ज्यादा गंभीर माना गया है। ऐसे मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ ब्रजेंद्र सिंह झाला की रिपोर्ट। ये थी हमारी कोरोना स्पेशल। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।